आज मैं मात्रक और बीमा को आगे की तरफ प्रोसीड करता हूँ। कुछ अलग अलग भौतिक राशि के मात्रक और बीमा के बारे में चर्चा हो चुका था। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। ये क्लास 11th के लिए मात्रक और बीमा का एक सीरीज है जिसका पूरा प्लेलिस्ट बाद में बना देंगे। आज ये शायद तीसरा पार्ट होगा वीडियो का। तो हम देखते हैं कि बीमा का सीमा क्या है। बीमा का सीमा, ये इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। क्या कहते हैं? लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ये लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन क्या होता है, बीमा का सीमा क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये पहला जो सीमा है, अंकीय मान का बीमा नहीं होता। लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन, इसमें क्या होता है, अंकीय मान का बीमा नहीं होता। अंकीय मान का बीमा नहीं होता, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैविंग नो डायमेंशन। जिसको अंग्रेजी में लिखना हो लिखते चले जाएंगे। न्यूमेरिकल वैल्यूज हैविंग नो डायमेंशन। एग्जाम्पल में जैसे 1, 2, 4, 7 या 10 पर पावर 8 या 2 पर पावर 7 या हाफ, 3/2 या 3/4 etc। ये सब एक अंक है और अंकीय मान का मात्रक या बीमा नहीं होता है। दूसरा एप्लीकेशंस हम देखेंगे। दूसरा एप्लीकेशन में क्या होगा, मतलब बीमा में की सीमा यानी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन में क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज हैविंग नो डायमेंशन, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात का बीमा नहीं होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात का बीमा नहीं होता है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस हैविंग नो डायमेंशंस। जिसको अंग्रेजी में लिखना हो सुन के लिख लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैविंग नो डायमेंशन। एग्जाम्पल में कोई कहेगा ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन अल्फ़ा, कॉस थीटा etc। ये साइन कॉस टेन थीटा अल्फ़ा जो कुछ भी हो, ये एक अंक देता है। तो ऑलरेडी एक लाइन में कहा गया है अंकीय मान का बीमा नहीं होता है। इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो, इसका ना मात्रक होगा ना ही बीमा होगा। एक होता है प्योर रेशियोज हैविंग नो डायमेंशंस। अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर रेशियोज हैविंग नो डायमेंशन। हिंदी में बोलें तो शुद्ध अनुपात का बीमा नहीं होता है। शुद्ध अनुपात का बीमा नहीं होता। शुद्ध अनुपात का बीमा नहीं होता है, यानी प्योर रेशियोज हैविंग नो डायमेंशन। प्योर रेशियो में आता क्या, सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, जैसे लंबाई और लंबाई का अनुपात या समय और समय का अनुपात या बल और बल का अनुपात, ये सब प्योर रेशियो होता है। प्योर रेशियो का मात्रक या बीमा नहीं होता है। जैसे एक होता है एग्जाम्पल में घर्षण गुणांक। क्या होता है? घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये एक बल का अनुपात है। एक होता है विकृति, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन, ये लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात है। घर्षण गुणांक, विकृति। इसी तरीके से और भी अगर शुद्ध अनुपात देखें तो और भी शुद्ध अनुपात का एग्जाम्पल जैसे क्वालिटी फैक्टर, या हिंदी में इसको क्यू गुणक भी कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर। इन सब का ये शुद्ध अनुपात है, इन सब का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता। घर्षण गुणांक बल का अनुपात है, विकृति लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात है, क्यू गुणक जो है क्वालिटी फैक्टर ये एक रेसिस्टेंस का अनुपात है या वोल्टेज का अनुपात है। ये सब शुद्ध अनुपात है, इसका कोई भी मात्रक या बीमा नहीं होता है। जैसे इसके अलावा अगर हम बात करें
तो लॉगरिथमिक फंक्शंस हैविंग नो डायमेंशन, लॉगरिथमिक फंक्शंस यानी लघु गणकीय फलन या लघु गणकीय मान का बीमा नहीं होता है। लघु गणकीय मान का बीमा नहीं होता, लघु गणकीय मान का बीमा नहीं होता यानी लॉगरिथमिक फंक्शंस हैविंग नो डायमेंशन। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आएगा log x या log e बेस y या log 10 बेस 25 या log e बेस 2 पर पावर 7 etc। ये सब लॉगरिथमिक फंक्शंस है, ये भी एक अंक देता है, इन सब का कोई मात्रक या बीमा नहीं होता है। ये 4 अभी तक हम बीमा का सीमा यानी लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन लिखे हैं। एक और होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैविंग नो डायमेंशन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैविंग नो डायमेंशन यानी 5वां में हम बात करेंगे। तो 5वें की अगर हम बात करेंगे तो चर घातांक का मात्रक या बीमा नहीं होता है। चर घातांक का मात्रक या बीमा नहीं होता है। एक्चुअल में जिसका मात्रक नहीं होता उसका बीमा भी नहीं होगा। तो एक लाइन में लिखेंगे चर घातांक का बीमा नहीं होता है, बीमा नहीं होता है। एग्जाम्पल में अगर लिखें e टू द पावर x, a टू द पावर y या e टू द पावर z, ये जो पावर का अंक है x y z ये घात का अंक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी एक्सपोनेंट का पावर के अंक का कोई भी बीमा नहीं होता, चूँकि बीमा मात्रक से निकाला जाता है और ये अंक आता, पावर का जो अंक है ये अंक आता है। तो एक लाइन में पहले ही कहा गया था वो चर घातांक का मात्रक या बीमा नहीं होता है या अंकीय मान का मात्रक या बीमा नहीं होता है। ये था लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशंस का कुछ लिमिटेशंस था यानी बीमा का सीमा, ये याद रखेंगे। इससे रिलेटेड बहुत सारा सवाल आता है, हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे बाद में। पहले अभी हम पूरा थ्योरी एक बार कवर कर लेते हैं। अब हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशंस के बाद एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन पे आते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में क्या आएगा, ये बीमा का उपयोग, क्या लिखेंगे, बीमा का उपयोग। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन, बीमा का उपयोग, ये क्या है। तो इसमें 4 उपयोग है मेनली। पहला उपयोग है जैसे हम लोग मात्रक से ही बीमा निकालने का काम करते थे, तो मात्रक से जैसे बीमा निकालते हैं तो बीमा से भी मात्रक निकाला जा सकता है। तो इसके उपयोग से मात्रक का पता लगाया जा सकता है, यानी टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी हिंदी में लिखें तो भौतिक राशि के मात्रक का पता लगाना। भौतिक राशि के मात्रक का पता लगाना, भौतिक राशि के मात्रक का पता लगाना, इसको बोलते हैं टू फाइंड द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दूसरा है भौतिक राशि के मात्रक का पता लगाना। दूसरे उपयोग में अगर हम देखें तो फिजिकल क्वांटिटी के बीच संबंध का जांच कर सकते हैं, यानी भौतिक राशि के बीच, भौतिक राशि के बीच संबंध का जांच करना। भौतिक राशि के बीच संबंध का जांच करना, संबंध का जांच करना, यानी अंग्रेजी में बोलें टू चेकअप द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। टू चेकअप द रिलेशन बिटवीन द टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि के बीच हम लोग संबंध का जांच कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन जो है इसमें आता है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कन्वर्ट किया जा सकता है बीमा के उपयोग से। मतलब एक मात्रक पद्धति को, एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, एक मात्रक पद्धति को
दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना, मात्रक पद्धति में बदलना। ये इसको बोले अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो टू कन्वर्ट द वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। चौथा एप्लीकेशन है दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना। इंग्लिश में कहें तो टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी, दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच, दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना, भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करना। टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी। अब इस सब में एक एक करके सबका अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो सबका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इससे पहले जो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन की बात हुई थी उसमें भी उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसको हम अगले क्लास में करवाएंगे बारी बारी से। आज भौतिक राशि के बीच भौतिक मतलब बीमा का उपयोग करते हुए भौतिक राशि के मात्रक का पता कैसे लगाते हैं। ये काम बिल्कुल आसान है, क्योंकि हम पिछले क्लास में जो बीमा का उपयोग बताए थे, बीमा जो बता रहे थे वो एक्चुअल में मात्रक से ही बीमा निकालते थे, तो बीमा से मात्रक निकालना बिल्कुल आसान है। हम पहला मतलब एग्जांपल देखेंगे कि भौतिक राशि से मतलब भौतिक राशि के मात्रक का पता कैसे लगाया जाता है बीमा के उपयोग से। जैसे मान लें किसी भौतिक राशि का जो बीमा है mL(10⁻⁻⁻1 है। किसी भौतिक राशि का बीमा अगर दिया गया है और इसके मात्रक का पता लगाना हो तो मात्रक क्या होगा, तो मात्रक m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम, l लंबाई है तो लंबाई का मीटर हो जाएगा, लंबाई का मात्रक मीटर, और t टाइम है तो टाइम का मात्रक हो जाएगा सेकेंड, और जिस पे जितना पावर है डाल देंगे। m द्रव्यमान है तो इसका मात्रक kg, l लंबाई है तो लंबाई का मात्रक मीटर, और t टाइम है तो टाइम का मात्रक सेकेंड, जिस पे जितना पावर है वो डाल देंगे, उसका बीमा आ जाएगा। मतलब बीमा पे जितना पावर है उतना मात्रक पे भी पावर लगा देंगे, सबका आ जाएगा। तो मात्रक जैसे एक दो और एग्जांपल हम देखेंगे। अब मान लेते हैं जैसे एक बीमा दिया हुआ है mL(10⁻⁻2), mL(10⁻⁻2। अगर इस भौतिक राशि के मात्रक का पता लगाना हो तो m द्रव्यमान के लिए आता है, द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम, l लंबाई है तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, t टाइम है टाइम का मात्रक सेकेंड, और (10⁻⁻2) है तो यहाँ भी पावर -2 कर देंगे। इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। इसी तरीके से और भी अलग अलग जगह हम लोग देख सकते हैं कि भौतिक राशि का मात्रक कैसे निकाला जा सकता है। जैसे हम देखते हैं दूसरे एप्लीकेशन मतलब और दूसरे एग्जांपल में, जैसे मान लीजिए कहीं mL²(10⁻⁻2) इस तरीके का बीमा दिया हुआ है या बीमा पता है, तो बीमा से कैसे मात्रक का पता लगाया जाएगा, तो मात्रक देखेंगे कैसे निकालेंगे। m द्रव्यमान है तो द्रव्यमान के लिए बीमा क्या आएगा kg, मात्रक आएगा kg। l लंबाई है तो लंबाई के लिए जो मात्रक आएगा ये मीटर/2। t टाइम है, टाइम के लिए जो मात्रक आएगा ये सेकेंड, और सेकेंड (10⁻²) क्या हो जाएगा kg मीटर²/सेकेंड²। और इसी को हम लोग जूल कहा करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। kg मीटर²/सेकेंड², इसको हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। और भी ढेर सारा एग्जांपल हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए L(10⁻⁻2) कहीं बीमा दिया हुआ है, इसका अगर मात्रक निकालना हो तो देखो मात्रक कैसे निकालेंगे। L लंबाई है, लंबाई के लिए जो मात्रक आएगा वो मीटर आएगा। t टाइम है, टाइम के लिए जो मात्रक आएगा सेकेंड आएगा। इस पे पावर -2 है तो यहाँ भी पावर -2 है, तो ये मीटर/सेकेंड²। इस तरीके से हम किसी भी भौतिक राशि का अगर बीमा पता है तो मात्रक निकाल सकते हैं। ये काम बिल्कुल भी आसान था, क्योंकि पिछला जितना भी एग्जाम्पल हम बताए थे वो सारे एग्जाम्पल में हम मात्रक से ही बीमा निकालने का काम करते थे।
तो मात्रक से जब बीमा निकाला गया है तो बीमा से मात्रक निकालना बिल्कुल आसान बात है। जब मात्रक से ही बीमा निकालते हैं तो पुनः बीमा को मात्रक में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। अब है कि दो या दो से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध कैसे स्थापित करते हैं। अच्छा, ये संबंध स्थापित करने वाला तो लास्ट एप्लीकेशन है। मतलब किसी भौतिक राशि के बीच संबंध की जांच कैसे करते हैं, ये जांच के लिए अगर हम बात करें तो देखते हैं कि जांच कैसे करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक फार्मूला दिया हुआ v = u + at और आपको बोल दे कि इस फार्मूले को बीमीय विधि से जांच करें। तो बीमीय विधि से जांच करने का मतलब ये है। अच्छा, एक बात हम बता दें कि कोई भी फार्मूला अगर बीमीय विधि से सही है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हकीकत में वो फार्मूला सही होगा। बीमीय विधि से सही होना और फार्मूले को सही होना दोनों दो अलग अलग बातें हैं। इस बात को हम लोग अच्छे से याद रखेंगे। कई एग्जाम्पल बताएंगे जो बीमीय विधि से सही तो हो जाएगा लेकिन वास्तव में वो फार्मूला सही नहीं है। तो ऐसा होता क्यों है? चूँकि हम बताए थे कि अंकीय मान का बीमा नहीं होता है। अगर किसी फार्मूले में अंक में गड़बड़ी आ जाए तो फार्मूला तो गलत हो जाता है लेकिन बीमीय विधि से वो संबंध सही हो जाता है। अब भौतिक राशि के बीच संबंध की जांच हम कैसे करते हैं, इसके लिए हम आते हैं। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए v = u + at एक फार्मूला दिया हुआ है। इसमें कोई पूछेगा कि ये बीमीय विधि से चेक करें कि ये गलत है या सही है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि कौन टर्म क्या है। इसमें पता होना चाहिए v क्या है, जहाँ v जो है ये अंतिम वेग है। v क्या है? ये अंतिम वेग है। और u क्या है? तो u जो है ये प्रारंभिक वेग है। u क्या है? प्रारंभिक वेग है। अगर अंग्रेजी में लिखें तो ये फाइनल वेलोसिटी है और u जो है ये इनिशियल वेलोसिटी है और a जो है ये त्वरण है। a क्या है? त्वरण है, इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। और t जो है ये टाइम है, इसको हम लोग समय कहते हैं। तो v = क्या होता है? u + at। अच्छा देखो, संबंध की जांच कैसे करते हैं, लॉजिकल बात हम करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए लंबाई तो लंबाई के बराबर हो सकता है या द्रव्यमान के बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी समय लंबाई के बराबर नहीं होगा या द्रव्यमान कभी भी समय के बराबर नहीं होगा। मतलब जब कभी भी किसी दो भौतिक राशि को तुलना करने की बात हो तो समान भौतिक राशि की तुलना होगी। लंबाई का बराबरी लंबाई कर सकता है, समय का बराबरी समय कर सकता है, तापमान का बराबरी तापमान कर सकता है। कभी भी हम द्रव्यमान को लंबाई के बराबर या द्रव्यमान को ताप के बराबर या समय को लंबाई के बराबर नहीं कर सकते हैं, इस बात का ख्याल रखेंगे। जैसे यहाँ v = u + at, v अगर वेग है तो वेग के बराबर ये क्या आएगा? पूरा वेग आएगा। अच्छा, वेग के बराबर ये पूरा वेग होगा। पूरा वेग होने का मतलब ये दोनों अलग अलग भी क्या होना पड़ेगा? वेग। चूँकि दो समान भौतिक राशि को ही हम कभी जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। खास करके गुना करने में किसी दो अलग अलग भौतिक राशि का गुना भागा हो सकता है, लेकिन जब जोड़ने और घटाने की बात हो तो लंबाई को लंबाई में ही घटाएंगे, समय को समय में ही घटाएंगे या जोड़ेंगे, द्रव्यमान को द्रव्यमान में ही जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो अच्छा, एक चीज़ है कि लंबाई और लंबाई को जोड़ने के बाद लंबाई ही आएगा, ऐसा नहीं कि द्रव्यमान आ जाएगा। हाँ, द्रव्यमान और द्रव्यमान को जोड़ने पे द्रव्यमान ही आएगा, ऐसा नहीं है कि कोई और भौतिक राशि आ जाए। तो दो समान भौतिक राशि को ही हम जोड़ते हैं या घटाते हैं। अलग अलग भौतिक राशि को ना जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि कोई एक भौतिक राशि, जैसे इसमें v वेग है, तो v वेग है तो ये टोटल वेग होगा। टोटल वेग होने का मतलब u भी वेग होगा और at भी वेग होगा। अगर किसी फार्मूले में प्रत्येक पद का बीमा समान आ गया या मात्रक समान आ गया, इसका मतलब ये बीमीय विधि से सही होगा, अन्यथा ये सही नहीं होगा। तो अब हम चेक करते हैं v का मात्रक क्या होगा। v भी एक वेग है, तो वेग का मात्रक मीटर/सेकेंड होता है, मीटर/सेकेंड होता। और इसके बीमा की अगर हम बात करें तो L t⁻⁻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 
तो चलिए ये सही है। अब देखते हैं यू का मात्रक क्या होगा। तो यू भी एक वेग है, तो यू का भी जो मात्रक है, यू का मात्रक क्या हो जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और इसके बीमा की बात करें तो बीमा की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, एल टी पर पावर -1, एल और टी पर पावर -1। अब हम बात करते हैं एटी का मात्रक अगर देखेंगे तो एटी का मात्रक ए क्या, त्वरण। तो त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टी टाइम है, टाइम का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो पर सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बीमा की अगर हम बात करें, इसके बीमा की अगर हम बात करें तो ये मीटर लंबाई का मात्रक है ये एल, सेकेंड टाइम का मात्रक है ये टी, और इस पर पावर -1। तो देखिए ये अगर बेग है तो ये टोटल बेग, अगर लेफ़्ट साइड बेग है तो राइट साइड भी टोटल बेग होगा। ये टोटल बेग तभी हो सकता है जब ये दोनों अलग अलग क्या हो, बेग हो, यानी दोनों समान भौतिक राशि को ही हम जोड़ सकते हैं या समान भौतिक राशि को ही घटा सकते हैं। तो ये बेग के बराबर होगा। अगर ये सही में बराबर है, ये भी बेग होगा। ये बेग होने का मतलब है कि दोनों टर्म अलग अलग भी बेग होगा, मतलब प्रत्येक पद का मात्रक और बीमा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इसमें लिखेंगे लास्ट में, क्योंकि प्रत्येक पद का बीमा समान है, अतः यह संबंध बीमीय विधि से सही है। अतः यह संबंध क्या है, बीमीय विधि से सही है। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं चेक करके कि क्या ये सही है, मतलब बीमीय विधि से सही है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं। जैसे देख लें कि एक फार्मूला होता है S बराबर ut प्लस हाफ AT²। अब कोई पूछेगा इसमें, अच्छा फार्मूला मतलब इसको बीमीय विधि से चेक करने के लिए प्रत्येक टर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन टर्म क्या है, अन्यथा इसको चेक नहीं किया जा सकता है। तो जहाँ S के बारे में अगर हम बात करें तो S क्या है, S जो है ये दूरी है यानी डिस्टेंस है। U क्या है, U जो है ये प्रारंभिक वेग है, यानी इंग्लिश में बोलें तो ये इनिशियल वेलोसिटी है। और T क्या है, T टाइम है, या हिंदी में इसको समय लिखेंगे। ये त्वरण है, त्वरण यानी अंग्रेजी में अगर लिखें तो इसको एक्सेलरेशन लिखेंगे। तो प्रत्येक टर्म के बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन टर्म क्या है, तभी इसको बीमीय विधि से हम चेक कर सकते हैं कि बीमीय विधि से सही है या गलत है। तो S बराबर ut प्लस हाफ AT² है। तो एक चीज़ गौर से देखेंगे, S अगर दूरी है तो S अगर दूरी है यानी इक्वल के लेफ़्ट साइड अगर दूरी है तो ये टोटल दूरी होना पड़ेगा। टोटल दूरी होने का मतलब है ये दूरी के बराबर ही हो सकता है। अगर ये दूरी है तो ये टोटल दूरी आना चाहिए, टोटल दूरी आना चाहिए, मतलब ये भी दूरी होगा और ये भी दूरी होगा, क्योंकि दोनों दूरी को ही जोड़ेंगे तभी ना दूरी आएगा। ऐसा थोड़ी एक समय और समय को जोड़ देंगे दूरी आ जाएगा, या द्रव्यमान और द्रव्यमान को जोड़ेंगे दूरी आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्योंकि समान भौतिक राशि को ही जोड़ सकते हैं, और जोड़ करके जो भौतिक राशि आएगा वो सेम भौतिक राशि आएगा, भौतिक राशि में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये दूरी है तो ये टोटल दूरी होना चाहिए, और टोटल दूरी होना चाहिए मतलब ये अलग अलग भी दूरी होना चाहिए। अगर सबका बीमा दूरी के बराबर आ गया या मात्रक दूरी के बराबर आ गया तो बीमीय विधि से सही होगा, अन्यथा ये गलत हो जाएगा। तो हम चेक करते हैं, S के मात्रक के बारे में बात करते हैं। तो S का मात्रक क्या होगा, S एक तरीके का दूरी है तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बीमा की अगर हम बात करें तो बीमा क्या होगा, मीटर के लिए बीमा L, सेकेंड के लिए T पावर -1। तो चलिए L T पावर -1। अब हम UT का बीमा देखेंगे, तो UT का बीमा नहीं लिख करके डायरेक्ट पहले मात्रक लिख लेते हैं। तो देखेंगे मात्रक UT, U वेग है तो वेग का मात्रक ये मीटर पर सेकेंड, और T टाइम है, टाइम का मात्रक सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड और सेकेंड तो क्या हो जाएगा, मीटर। अच्छा, इसके बीमा की अगर हम बात करें तो बीमा क्या हो जाएगा, मीटर लंबाई का मात्रक है तो ये क्या हो जाएगा, L। तो अच्छा, एक सेकेंड यहाँ गड़बड़ी हुआ। S एक तरीके का दूरी है तो दूरी का मात्रक सीधा मीटर होगा, दूरी का मात्रक क्या होगा, मीटर होगा, तो ये L आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस हुआ था, S का मात्रक, S एक तरीके का दूरी है तो दूरी का मात्रक सीधा मीटर, इसका बीमा क्या हो जाएगा, L। UT, U वेग है तो वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड और टाइम का मात्रक सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड और सेकेंड पर सेकेंड और सेकेंड कैंसिल हो गया तो केवल मीटर, बीमा मीटर आ गया। अब हाफ AT²,
हाफ ए टी स्क्वायर का अगर मात्रक हम देखें तो क्या होगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर का मात्रक, तो हाफ एक अंक है, अंक का कोई मात्रक या बीमा होता नहीं है। ये त्वरण है, तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी टाइम है तो टाइम का भी मात्रक सेकेंड स्क्वायर। तो टाइम का मात्रक सेकेंड करेंगे, लेकिन टाइम का स्क्वायर है तो यहाँ भी सेकेंड स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मीटर, और इसका भी बीमा देखेंगे तो बीमा क्या हो जाएगा एल। तो चूँकि ये प्रत्येक पद का यहाँ भी बीमा क्या है, समान है, चूँकि प्रत्येक पद का बीमा समान है, अतः यह भी संबंध बीमीय विधि से सही है। एक बात हम आपको बोले थे कि कोई भी संबंध अगर बीमीय विधि से सही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो संबंध हमेशा सही हो। जैसे हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब ये 3/2 कर देते हैं, तो इस बार क्या होगा, 3/2 करने पे भी इसका बीमा सेम आएगा, बीमा सेम आएगा, तो बीमीय विधि से यह संबंध तो सही हो जाएगा, लेकिन यह फॉर्मूला सही नहीं है। तो हमेशा याद रखेंगे, कोई भी संबंध अगर बीमीय विधि से सही है तो एग्जैक्टली वो फॉर्मूला सही हो कोई ज़रूरी नहीं है। बीमीय विधि से सही होने की मतलब है कि यह संबंध की संभावना है कि सही हो सकता है। हाँ, फार्मूला सही है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए एग्जैक्टली अंक सहित वो फार्मूला याद होना चाहिए। जैसे हाफ ए टी स्क्वायर होता है, जैसे v = u + AT होता है, लेकिन अगर कोई फार्मूला में v = u + 3AT लिख दे या 4AT लिख दे तो भी बीमीय विधि सही हो जाएगा, लेकिन वास्तव में फार्मूला सही नहीं होगा। अब चलिए, अब हम देखते हैं कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बीमा के उपयोग से। एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे उपयोग किया जाता है देखेंगे। एक फार्मूला आता है N1U1 = N2U2, N1U1 = N2U2, ये एक कन्वर्सन फैक्टर है, इसको याद रखेंगे, इसी से हम लोग काम करते हैं, मतलब कन्वर्ट कर लेते हैं एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में। कोई पूछेगा सर ये N1U1 = N2U2 आया कहाँ से, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करें तो देखिए एक दो एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे एक केजी बराबर कितना होगा, 1000 ग्राम। 1 केजी बराबर कितना हो गया, 1000 ग्राम। या 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर। इस तरीके की बात करें तो देखें यहाँ का नंबर क्या है, एक नंबर है तो N1, और इसका यूनिट क्या है तो U1। यहाँ का नंबर क्या है तो N2, और इसका यूनिट क्या है तो U2। इसी को अगर हम दूसरे तरीके से देखना चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, जो बड़ा यूनिट है उसका नंबर छोटा, जो छोटा यूनिट है उसका नंबर बड़ा है, तो हम लिख सकते हैं N इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू U। जो यूनिट बड़ा होगा उसका नंबर छोटा होगा, और जो यूनिट छोटा होगा उसका नंबर बड़ा होगा। इसी को समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती नियतांक के रूप में K डाल देंगे, तो N = क्या हो जाएगा K/U। तो U को डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में हम भेजते हैं, तो NU = क्या हो जाएगा K मतलब कांस्टेंट, मतलब नंबर और यूनिट का जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये नियत है, इसका मान घटने बढ़ने वाला नहीं है। किसी एक सिस्टम में नापेंगे तो ये N1U1 = K हो जाएगा, किसी दूसरे सिस्टम में नापेंगे ये N2U2 = क्या हो जाएगा K हो जाएगा। दोनों को अगर एक साथ करें तो N1U1 = N2U2 लिख सकते हैं। इसी को समझना हो तो किसी दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये एक डस्टर है, इस डस्टर की लंबाई को हम CGS यूनिट में नापें या FPS यूनिट में नापें, लंबाई तो इसी डस्टर का है। हाँ, तो किसी एक सिस्टम में नापेंगे तो उसका, जैसे मान लें सेंटीमीटर में नापें तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है, इंच में नापें तो ये किसी 3 इंच या 4 इंच का आएगा। तो जो कुछ भी आए तो एक ही डस्टर की लंबाई है, मतलब ये कांस्टेंट है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट में नापेंगे तो N1U1, दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में नापें तो N2U2। लंबाई तो इसी एक ऑब्जेक्ट का है, भले एक सिस्टम में नापे तो N1U1 आया, दूसरे सिस्टम में नापे तो N2U2 आया, तो दोनों को इक्वल किया जा सकता, तो N1U1 = क्या हो जाएगा N2U2। इसी को अगर तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में नापेंगे तो N3U3 = इसी का लंबाई आएगा, यानी कांस्टेंट आएगा, ना इसका लंबाई बढ़ने वाला है ना घटने वाला। अब है कि इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो कन्वर्ट करने का एक तरीका हम देखते हैं। जैसे बल का एक ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, और CGS यूनिट के बारे में बात करें तो वो होता है डाइन।
तो कई बार पूछा जाता है 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ नहीं, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। 1 न्यूटन इक्वल टू कितना, न्यूटन SI यूनिट है और डाइन CGS यूनिट है। तो हम सीधा याद करेंगे N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। हमने 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन दिए हैं, कई बार 1 के बदले 10, 5, 7 कुछ भी हो सकता है या कोई अदर वैल्यू हो सकता है। तो N1 कितना आया, N1 जो आया ये 1 आया। U1 क्या है, U1 यूनिट 1, किसी एक सिस्टम का यूनिट है ये न्यूटन। अच्छा न्यूटन किसको लिखते थे, न्यूटन इसी को लिखते थे kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग यूनिट लिखते थे, मतलब न्यूटन लिखते थे। तो N2 क्या होगा, तो N2 के बारे में पता नहीं है, N2 हमको ये फाइंड करना है। और U2 क्या है, तो U2 के बारे में हम लिख सकते हैं कि ये डाइन है। U2 क्या है, तो ये डाइन है, डाइन। और डाइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें देखिए N1 U1 इक्वल टू N2 U2 है, तो N2 इक्वल टू लिख सकते हैं N1 U1 बटे U2। तो N1 का वैल्यू कितना, N1 का नंबर यहाँ 1 है। U1 क्या, तो U1 को हम लोग लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय U2। तो U2 को क्या लिख सकते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट हमने डायरेक्ट लिख दिया, अगर हम चाहते तो डायमेंशन से भी काम कर सकते थे। तो देखिए पर सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो एक मात्रक का जो मतलब एक भौतिक राशि का जो मात्रक है उसको एक साथ लिख देंगे, तो kg बटे ग्राम को एक साथ कर लेंगे और यहाँ मीटर और सेंटीमीटर को एक साथ कर लेंगे। अब है कि kg को ग्राम में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 1 ग्राम। और यहाँ सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बराबर ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये आ जाएगा 10 पर पावर 3 और ये आ जाएगा 10 पर पावर 2। तो दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 10 पर पावर 5, मतलब ये जो नंबर आया 10 पर पावर 5, हम इसको लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पर पावर 5 डाइन, या इसी को उल्टा लिखना हो तो 1 डाइन इक्वल टू 10 पावर -5 न्यूटन। तो चलो हम ये एक कन्वर्ट करके दिखाए कि एक भौतिक राशि को मतलब एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि को कैसे मतलब मात्रक को कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे एक और हम बात कर लेते हैं, 1 जूल बराबर कितना अर्ग, कितना अर्ग। तो यहाँ से भी हम वही फार्मूला लगाएंगे, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो N1 कितना, N1 जो है यहाँ भी 1 है, N1 का मान कुछ डिफरेंट भी हो सकता है। U1 कितना, तो U1 जो है ये जूल है, ये जूल लिखते किसको थे, तो ये ग्राम kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को लिखते हैं। और N2 के बारे में पता नहीं है। और U2 क्या है, तो U2 जो है ये अर्ग है, और अर्ग किसको लिखते हैं, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग अर्ग लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि N2 का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो N2 इक्वल टू पुनः क्या हो जाएगा, N1 U1 बटे U2। तो N1 पुनः कितना है, तो 1, U1 कितना है, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और U2 कितना है, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। पर सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर पुनः कैंसिल हो जाएगा। एक भौतिक राशि को एक साथ लिखेंगे, जैसे समान भौतिक राशि जैसे केजी और ग्राम को एक साथ, और यहाँ भी मीटर और सेंटीमीटर को एक साथ, चूँकि दोनों पे पावर 2 है तो एक साथ पावर हमने 2 रखने का काम किया।
तो अब दोनों को कन्वर्ट कर लेंगे तो 1000 kg 1000 ग्राम बटे ग्राम, चूँकि ऊपर केजी था और ये मीटर, तो 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। ये 1000 को हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 3, 10 पर पावर 3, ये 10 पर पावर 3 अब गुना ये 100 को 10 पर पावर 2 और 10 पर पावर 2 पर पावर कितना हो जाएगा 2, तो 10 पावर 4 और 3 तो एक ही बार हो जाएगा 10 पर पावर 7। अगर कोई पूछे कि 1 जूल बराबर कितना अर्घ, तो एक लाइन में लिखेंगे 1 जूल बराबर 10 पर पावर 7 अर्घ। या उल्टा पूछे कि 1 बराबर कितना, एक अर्घ बराबर कितना जूल, तो 1 अर्घ बराबर जो होगा 10 पर पावर -7 जूल। ये एक कन्वर्सन फैक्टर है। इसी तरीके से हम किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चौथे एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। चौथे एप्लीकेशन में क्या था कि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाता है। तो एक मात्र एग्जाम्पल बता देते हैं कि 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध कैसे स्थापित किया जाएगा। और भी एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि नहीं तो ये पूरा लंबा प्रोसेस खींचा चला जाएगा और मतलब वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम एक लास्ट एप्लीकेशन के बारे में आज चर्चा करते हैं और भी इसका 2 एग्जाम्पल हम अगले वीडियो में बना देंगे, या और भी इससे रिलेटेड सवाल जो है वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो 2 या 2 से अधिक भौतिक राशि के बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो इसमें इस सवाल जो आता है इस तरीके से आएगा। सवाल आपको लिखेगा कि अभिकेंद्र बल F वस्तु के द्रव्यमान m, इसके वेग v तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करती है, इसके बीच बीमीय विधि से संबंध स्थापित करें। जिसको क्वेश्चन लिखना हो लिख दें। देखिए इसमें इसी तरीके का सवाल आएगा कि अभिकेंद्र बल को F से डिनोट करेंगे। अभिकेंद्र बल F वस्तु के द्रव्यमान m और इसके वेग v तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करती है, इसके बीच बीमीय विधि से संबंध स्थापित करें। तो याद रखेंगे यहाँ जो कोई भी संबंध स्थापित करने वाला सवाल आएगा वो बता देगा कि एक भौतिक राशि किन किन भौतिक राशि पर निर्भर कर रहा है और किस तरीके से निर्भर कर रहा है ये हमको नहीं पता होता है। लेकिन वो बीमा जब हम लिखते हैं तो बीमा के हेल्प से ही पता चल जाता है कि इसका मतलब वर्ग का समानुपाती है या चतुर्थ घात का समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है, इस तरीके का। तो यहाँ क्या बोला कि अभिकेंद्र बल F वस्तु के द्रव्यमान m, उसके वेग भी तथा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या r पर निर्भर करती है। तो कैसे निर्भर करती है नहीं पता ना, तो ऐसा जब कभी भी आ जाए तो हम इसी तरीके से लिख लेंगे और इसको डायरेक्ट लिखते हैं कि F समानुपाती m। हालांकि समानुपाती है या नहीं है, कहीं व्युत्क्रमानुपाती है या पावर कितना नहीं है हमको नहीं पता, लेकिन जिस फैक्टर पे डिपेंड करता है अगर बोल दिया तो सीधा हम लिखेंगे F समानुपाती m और अपने मन से पावर a डाल देंगे, और F समानुपाती भी अपने मन से पावर कुछ डाल देंगे b, और F समानुपाती r और इस पे अपने मन से पावर डाल देंगे c। कैसे निर्भर करता है ये नहीं पता, तो हम सबको आँख मूंद के समानुपाती कर देंगे, अपने मन से ABCD या XYZ जो पावर लेना है ले लेंगे और सबको एक साथ लिख देंगे F समानुपाती m, m पर पावर a और v पर पावर b और r पर पावर c। अगर पावर XYZ लेते तो पावर XYZ लिख देते हैं। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती नियतांक के रूप में k डाल देंगे, तो k m पर पावर a, v पर पावर b और r पर पावर c। F बल है। तो अब क्या करते हैं कि दोनों ओर बीमीय सूत्र लिखते हैं। दोनों ओर क्या लिखते हैं, दोनों ओर बीमीय सूत्र लिखने पर दोनों ओर अगर बीमीय सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा, F बल है तो बल के लिए जो बीमा लिखेंगे ये m, l और t पर पावर -2,
ml(t⁻²। ये जो समानुपाती नियतांक k आया, k का मात्रक और बीमा यहाँ नहीं होता है, तो चलिए m क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान के लिए जो बीमा आएगा ये m आएगा। द्रव्यमान के लिए जो बीमा आएगा क्या आएगा, m आएगा, और m पर पावर डाल देंगे a। v जो है ये वेग है, और वेग के लिए जो बीमा आता है l(t⁻⁻1), और इसमें जो पावर था वो b था। और r एक तरीके का त्रिज्या है, त्रिज्या एक तरीके का लंबाई है, और लंबाई यानी दूरी है, तो दूरी के लिए बीमा l और इस पे पावर c। अब सबको हम एक साथ लिखेंगे, तो दोनों ओर बीमीय सूत्र लिख दिए। तो मास अकेले है तो m पर पावर यहाँ से a आएगा, l दो जगह तो यहाँ से पावर b और यहाँ से पावर c। आधार समान है तो पावर जुटेगा, तो l पर पावर यहाँ से b और l पावर c, तो b प्लस c हो जाएगा, क्योंकि अब जब आधार समान है तो पावर जुट जाता है। और t पर पावर मल्टीप्लाई होगा तो -1 गुना b, तो ये -b आएगा। तो ये होगा m l और t पर पावर -2। अब देखिए ये दोनों बराबर है, इसका मतलब है कि समजातीय सिद्धांत से ये दोनों बराबर होगा। जब मास का बराबरी करेगा, लेंथ का बराबरी करेगा, और टाइम का बराबर, क्योंकि मास का बराबरी लेंथ नहीं कर सकता, टाइम का बराबरी मास नहीं कर सकता, तो सब अपने अपने भौतिक राशि को बराबर करेगा। तो हम यहाँ लिखते हैं समजातीय सिद्धांत से। समजातीय सिद्धांत को अंग्रेजी में बोलते हैं होमोलोगस प्रिंसिपल। तो होमोलोगस प्रिंसिपल से ये होता है कि मास के बराबर, तो मास पर पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ a है तो a इक्वल टू क्या हो गया 1। अब हम देखेंगे, पहले टाइम का पावर इक्वेट कर लेते हैं। तो टाइम का पावर के इक्वल होगा, तो -b इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखो लेंथ का पावर लेंथ के पावर के बराबर हो जाएगा, तो लेंथ का पावर तो लेंथ का पावर यहाँ से है b प्लस c, और यहाँ से कुछ नहीं है पावर, मतलब 1 है, b प्लस c इक्वल टू 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस b। तो b का वैल्यू देखो जस्ट ऊपर लिखा हुआ 2, तो 1 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा -1, तो c इक्वल टू हो गया -1। अब हम क्या करेंगे, a b और c का वैल्यू समीकरण 1 में रख देंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो a, b तथा c का मान, a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, a, b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में अगर रखोगे तो क्या होगा, तो f इज इक्वल टू k, m पर पावर a मतलब 1, b पर पावर b मतलब b इज इक्वल टू 2 आया है, और r पर पावर c का मतलब -1। तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा k mv²/r। तो हमको संबंध स्थापित करने कहा था, संबंध स्थापित हो चुका है। लेकिन बीमीय विधि का ये एक डिमेरिट है कि कांस्टेंट का वैल्यू ये नहीं बताता। अगर कांस्टेंट का वैल्यू ये एक्सपेरिमेंट्स आता है, अगर कांस्टेंट का वैल्यू याद है तो डायरेक्ट फार्मूला लिखा जा सकता है। तो कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ एक्सपेरिमेंट्स आता है, ये 1 आता है, तो f इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं mv²/r, ये फार्मूला है। लेकिन संबंध स्थापित मेरा यही हो गया। अब याद रखेंगे कि कहीं भी भौतिक राशि के संबंध स्थापित करने की बात हो और बोल दे कि फलना राशि फलना पे डिपेंड करता है, तो सबको जो राशि जिस पे डिपेंड करेगा इसी तरीके से लिख देंगे, और जो राशि जिस फैक्टर पे डिपेंड करेगा सबको समानुपाती करके पावर ABCD डाल देंगे, और यहाँ बीमा लिख देंगे। अब बीमा लिखने के बाद सबका पावर एक जगह करके होमोलोगस प्रिंसिपल यानी समजातीय सिद्धांत से मास का पावर मास की पावर, लेंथ का पावर बराबर, टाइम का पावर रख रहे हैं। तो इक्वेशन सॉल्व करके ABC का वैल्यू आएगा, और उसी ABC का वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, ये पूरा आ जाएगा। इस तरीके का और भी एक सवाल, मतलब बहुत सारा सवाल आ सकता है। जैसे कि कई बार बोलेगा कि सरल लोलक का जो आवर्त काल है T, वस्तु के दरम्यान यानी गोलक के दरम्यान m, और इसके लोलक की लंबाई l और गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करती है, इसके बीच संबंध स्थापित करें। तो जिन लोगों से ये हो पाएगा संबंध स्थापित करने की बात करेंगे। ऐसे देखो, सरल लोलक का जो आवर्त काल है वस्तु के दरम्यान m, लोलक मतलब गोलक का दरम्यान, वो जो बॉब होता है, इस बॉब को हिंदी में गोलक कहते हैं, इस बॉब का जो दरम्यान m और लोलक की लंबाई l
और गुरुत्व त्वरण जी पर निर्भर करती है। तो जिस जिस फैक्टर पे डिपेंड करती है सबको प्रोपोर्शन करके पावर अपने मन से ABCD कर देंगे और सबको एक साथ लिखने का काम करेंगे। अपना सबको बीमा लिख करके इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ये संबंध आएगा। अब हम कुछ और भी एग्जाम्पल अगले वीडियो में बताएंगे। आज भर इतना ही छोड़ते हैं। चलिए, धन्यवाद।